सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं? शायद आप अपना फोन चेक करते हैं या सीधे बाथरूम जाते हैं। ब्रश करने का तरीका, चाय या कॉफी बनाने का सिलसिला, दफ्तर जाने का रास्ता, ये सब चीजें हम रोज बिना सोचे समझे करते हैं। ये हमारी आदतें हैं। ये ऐसे काम हैं जो हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे दिन के लगभग 40 से 45% फैसले असल में फैसले नहीं बल्कि आदतें होती हैं। हम सोचते हैं कि हम हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा दिमाग अक्सर पुरानी जानी पहचानी राहों पर चलना पसंद करता है। इस ऑटो पायलट मोड का एक खास मकसद है। हमारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है। अगर हर छोटे से छोटे काम के लिए, जैसे कि कार का दरवाजा कैसे खोलना है या कीबोर्ड पर टाइप कैसे करना है, हमें सोचना पड़े तो हमारी सारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आदतें दिमाग को आराम देती हैं। वो उसे जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती हैं, जैसे कि एक मुश्किल समस्या को सुलझाना या किसी नई चीज को सीखना। इसलिए आदतें बुरी नहीं होती हैं। वो हमारे अस्तित्व का एक जरूरी हिस्सा है, एक टूल जो हमें अनजाने में हर दिन कौशल से काम करने में मदद करता है। लेकिन यही ऑटो पायलट कभी कभी हमें गलत दिशा में ले जाता है, जैसे बिना सोचे समझे आधी रात को फ्रिज खोलना या काम के बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये भी आदतें हैं। एक बार जब ये आदतें बन जाती हैं तो उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिमाग आदत और उससे मिलने वाले आनंद के बीच एक मजबूत कनेक्शन बना लेता है। वो सही या गलत में फर्क नहीं करता, वो बस एक पैटर्न को फॉलो करता है। ये समझना जरूरी है कि आदतें हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बनी हैं, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं हैं। हमारी जिंदगी, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते और हमारी कामयाबी सब कुछ उन छोटी छोटी आदतों का नतीजा है जो हम हर रोज दोहराते हैं। एक सिगरेट पीना शायद उतना बुरा ना लगे, लेकिन रोज एक पैकेट पीना जिंदगी बदल सकता है। रोज 15 मिनट किताब पढ़ना शायद कम लगे, लेकिन साल भर में ये आपको कई किताबों का ज्ञान दे सकता है। इसलिए अपनी आदतों को समझना खुद को समझने जैसा है। जब हम ये जान जाते हैं कि ये ऑटो पायलट कैसे काम करता है, तभी हम इसकी ड्राइवर सीट पर बैठकर मंजिल तय कर सकते हैं। लिसा एलन एक ऐसी महिला थी जिनकी जिंदगी आदतों के जाल में उलझ गई थी। 25 साल की उम्र तक उन्होंने 10 से ज्यादा नौकरियां बदल ली थी। वो मोटापे से परेशान थी और उन पर बहुत सारा कर्ज था। उन्होंने धूम्रपान की आदत भी डाल ली थी। हर शाम वो निराश होकर घर आती और अपने आप से नफरत करती। एक दिन कायरो की यात्रा पर उन्होंने अपने पति से झगड़े के बाद एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि वो आने वाले साल में सहारा रेगिस्तान में ट्रैक करेंगी। ये एक अचानक लिया गया फैसला था, लेकिन इसने उनकी जिंदगी बदल दी। इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए लिसा को एक छोटी सी आदत बदलनी पड़ी। उन्होंने धूम्रपान छोड़ने का फैसला किया। सहारा में ट्रैकिंग के लिए बेहतर फेफड़ों की जरूरत थी। उन्होंने सिगरेट की जगह दौड़ने की आदत डाली। पहले तो ये बहुत मुश्किल था, लेकिन हर सुबह जब उन्हें सिगरेट की तलब होती, वो अपने दौड़ने वाले जूते पहनकर बाहर निकाल जाती। धीरे धीरे दौड़ना उनकी नई आदत बन गई। इस एक आदत ने उनकी जिंदगी में एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। इस बदलाव ने उन्हें एक नया विश्वास दिया। दौड़ने की आदत ने उन्हें सिखाया कि अनुशासन क्या होता है। वो बेहतर खाना खाने लगी ताकि उनके पास दौड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी हो। उन्होंने अपने दिन को प्लान करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने काम में बेहतर हो गई। उन्होंने पैसे बचाना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी ट्रैकिंग के लिए सामान खरीद सके। 1 साल के अंदर लिसा ने 7 पाउंड वजन कम कर लिया। उन्होंने मैराथन दौड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने वापस स्कूल जाकर डिग्री हासिल की और एक अच्छी नौकरी पाई। उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। लिसा एलन की कहानी इस बात का सबूत है कि आदतें कैसे काम करती हैं। उन्होंने अपनी सारी बुरी आदतों से एक साथ लड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक आदत को बदला, धूम्रपान। लेकिन इस एक आदत को बदलने से उनकी जिंदगी में इतने सारे पॉजिटिव बदलाव आए। वैज्ञानिक इसे कीस्टोन हैबिट कहते हैं। ये एक ऐसी मुखिया आदत होती है जिसे बदलने से बाकी सभी आदतें अपने आप सुधरने लगती हैं। लिसा ने अनजाने में ही आदत बदलने के सबसे शक्तिशाली नियम का इस्तेमाल किया था। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक सिंपल न्यूरोलॉजिकल लूप पर काम करती है।
इस लूप को हैबिट लूप या आदत का चक्रा कहते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, क्यूए यानी संकेत, रूटीन यानी क्रिया और रिवॉर्ड यानी इनाम। ये चक्रा इतना शक्तिशाली है कि हमारा दिमाग इसके बिना काम ही नहीं करना चाहता। जब तक हम इस चक्रा को नहीं समझते, हम अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हर आदत इसी 3 चरण वाली प्रक्रिया से बनती और मजबूत होती है। पहला हिस्सा है क्यू यानी संकेत। ये एक ट्रिगर होता है जो आपके दिमाग को बताता है कि यूज ऑटो पायलट मोड में जाना है और कौन सी आदत शुरू करनी है। संकेत कुछ भी हो सकता है। ये एक जगह हो सकती है, जैसे ऑफिस की कैफेटेरिया। ये दिन का एक समय हो सकता है, जैसे दोपहर के 3 बजे। ये एक एहसास हो सकता है, जैसे बोर्डम या स्ट्रेस। ये कोई दूसरा इंसान हो सकता है, या फिर आपकी आदत से ठीक पहले किया गया कोई काम। जैसे ही दिमाग को संकेत मिलता है, वो अगले कदम के लिए तैयार हो जाता है। क्यू के बाद आता है रूटीन यानी क्रिया। ये वो काम है जो आप करते हैं। ये शारीरिक हो सकता है, जैसे सिगरेट जलाना। ये मानसिक हो सकता है, जैसे किसी बात पर चिंता करना। या ये भावनात्मक हो सकता है, जैसे अचानक गुस्सा हो जाना। रूटीन ही वो आदत है जिसे हम अक्सर बदलना चाहते हैं। जब आप दोपहर में थका हुआ महसूस करते हैं, क्यू, तो आप कॉफी पीने जाते हैं। रूटीन। जब आपका फोन बजता है, क्यू, तो आप यूज़र उठाकर मैसेज चेक करते हैं। रूटीन। ये क्रिया समय के साथ इतनी ऑटोमेटिक हो जाती है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। आखिर में आता है रिवॉर्ड यानी इनाम। यह वो फायदा है जो आपको रूटीन पूरा करने के बाद मिलता है। रिवॉर्ड आपके दिमाग को बताता है कि यह लूप फ्यूचर में याद रखने लायक है। कॉफी पीने के बाद मिलने वाली एनर्जी एक इनाम है। सोशल मीडिया चेक करने के बाद मिलने वाला डिस्ट्रैक्शन एक इनाम है। इनाम ही आदत के चक्र को मजबूत करता है। अगर रूटीन के बाद कोई इनाम ना मिले, तो दिमाग उस आदत को नहीं बनाएगा। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, ये तीनों मिलकर एक ऐसी आदत बनाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आदत के चक्र में एक चौथा अदृश्य तत्व भी है जो यूज बेहद शक्तिशाली बनाता है। वो है क्रेविंग यानी चाहत। MIT के वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों को एक टी शेप्ड भूल भुलैया में रखा। एक तरफ चॉकलेट रखा गया था। जब एक दरवाजा खुलता, तो चूहा भूल भुलैया में दौड़ता और चॉकलेट ढूंढ लेता। शुरू में चूहे का दिमाग तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता था जब यूज चॉकलेट मिलता था, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ अजीब हुआ। जैसे जैसे चूहा आदत को सीखता गया, उसके दिमाग की एक्टिविटी बढ़ गई। अब उसका दिमाग चॉकलेट मिलने पर नहीं, बल्कि दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता था। चूहा चॉकलेट के इनाम की उम्मीद करने लगा था। यूज चॉकलेट की चाहत होने लगी थी। यह चाहत ही उस तेजी से भूल भुलैया में दौड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि यही चाहत आदत को ऑटोमेटिक बनाती है। वे देखकर ही दिमाग रिवॉर्ड की उम्मीद करने लगता है, और यही उम्मीद हमसे रूटीन करवाती है। सोचिए, आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन टोन बजती है। यह एक क्यू है। आप तुरंत फोन उठाने का रूटीन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक रिवॉर्ड की चाहत कर रहा है। शायद किसी दोस्त का मैसेज या कोई इंटरेस्टिंग न्यूज। वो चाहत इतनी तेज होती है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते। चाहत के बिना नया आदत चक्रा नहीं बन सकता। यही वजह है कि बहुत से लोग नए साल के रेजोल्यूशन तोड़ देते हैं। वो जिम जाने का रूटीन तो शुरू करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में उससे जुड़े रिवॉर्ड की चाहत पैदा नहीं हो पाती। यह चाहत ही है जो बुरी आदतों को इतना चिपकू बनाती है। एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति सिर्फ निकोटीन के लिए सिगरेट नहीं पीता। वो उस पल के आराम, उस सोशल ब्रेक या उस चिंता से मुक्ति की चाहत रखता है जो सिगरेट पीने से मिलती है। इस चाहत को समझना आदत बदलने का पहला कदम है। जब आप ये जान जाते हैं कि आप असल में किस चीज की चाहत रखते हैं, तब आप एक नया रूटीन ढूंढ सकते हैं जो आपको वही रिवॉर्ड दे। चाहत को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन यूज एक नई दिशा दी जा सकती है। एक बार जब आदत का चक्र हमारे दिमाग में बन जाता है, तो वो हमेशा के लिए वहां रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदतों को मिटाया या इरेज नहीं किया जा सकता। अगर आप एक बुरी आदत छोड़ भी दें, तो उसका न्यूरोलॉजिकल पैटर्न आपके दिमाग में हमेशा मौजूद रहता है। यही वजह है कि स्ट्रेस या दुख के समय लोग अक्सर अपनी पुरानी बुरी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बदलाव नहीं ला सकते।
आदत बदलने का सुनहरा नियम है। आप पुरानी आदत को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप यूज बदल सकते हैं। इस नियम को द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज कहते हैं। इसके अनुसार अगर आप एक ही क्यू और एक ही रिवॉर्ड रखें तो आप बीच के रूटीन को बदल सकते हैं। इस तरह आप पुरानी आदत के ऊपर एक नई आदत लिख देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अल्कोहलिक्स अनोनिमस यानी AA है। यह संस्था शराब की लत से जूझ रहे लोगों की मदद करती है। AA ने लाखों लोगों को शराब छोड़ने में मदद की है और इसका तरीका आदत बदलने के इसी सुनहरे नियम पर आधारित है। AA सबसे पहले लोगों से कहता है कि वो उन क्विज को पहचानें जो उन्हें शराब पीने के लिए उकसाते हैं। क्या यह स्ट्रेस है, अकेलापन या दोस्तों के साथ होना? फिर वो उनसे पूछते हैं कि शराब पीने से उन्हें क्या रिवॉर्ड मिलता है। अक्सर रिवॉर्ड नशा नहीं होता, बल्कि आराम, सोशल कनेक्शन या चिंता से मुक्ति होती है। AA शराबियों को क्वी या रिवॉर्ड बदलने के लिए नहीं कहता। इसके बजाय वो उन्हें एक नया रूटीन देता है। जब भी शराब पीने की चाहत हो तो अपने स्पॉन्सर यानी एक साथी जो पहले शराबी था को फोन करो या मीटिंग में जाओ। यह नया रूटीन भी वही रिवॉर्ड देता है जो शराब देती थी, साथ समर्थन और आराम। जब एक व्यक्ति बार बार इस नए रूटीन को दोहराता है तो उसका दिमाग पुराने आदत के पैटर्न पर एक नया पैटर्न लिख देता है। शराब पीने की चाहत यानी कुए अब फोन कॉल या मीटिंग यानी न्यू रूटीन से जुड़ जाती है, जिससे वही सुकून या रिवॉर्ड मिलता है। धीरे धीरे नया रूटीन ऑटोमेटिक हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि बुरी से बुरी आदत को भी बदला जा सकता है अगर हम उसके चक्र को समझें और रूटीन को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ आदतें बाकी आदतों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। यह ऐसी मुख्य आदतें हैं जिन्हें अपनाने से आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है, जहां एक आदत को सुधरने से कई दूसरी अच्छी आदतें अपने आप बनने लगती हैं। लिसा एलन की कहानी में दौड़ना एक कीस्टोन हैबिट थी। इस एक आदत ने उनके खाने, सोने, काम करने और पैसे बचाने के तरीकों को भी सुधार दिया। पॉल ओनील जब 1987 में अल्कोआ, एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी के CEO बने तो उन्होंने सबको हैरान कर दिया। अपनी पहली मीटिंग में उन्होंने प्रॉफिट्स या सेल्स की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है, वर्कर सेफ्टी को बेहतर बनाना। वो अल्कोआ को अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंपनी बनाना चाहते थे। इन्वेस्टर्स को लगा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन ओनील जानते थे कि सुरक्षा एक कीस्टोन हैबिट है। सुरक्षा को सुधारने के लिए उन्हें पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को बदलना पड़ा। सुरक्षा बढ़ाने के लिए मशीन्स को बेहतर डिजाइन करना पड़ा, वर्कर्स को बेहतर ट्रेनिंग देनी पड़ी, कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ा ताकि हर एक्सीडेंट की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर CEO तक पहुंचे। इन बदलावों से कंपनी में एक नया अनुशासन आया। जब वर्कर्स ने देखा कि मैनेजमेंट उनकी सुरक्षा की इतनी परवाह करता है तो उनका काम करने का तरीका बदल गया। वो बेहतर सजेशंस देने लगे, प्रोडक्शन क्वालिटी सुधर गई। नतीजा, पॉल ओनील के कार्यकाल में अल्कोआ का मुनाफा 5 गुना बढ़ गया। सुरक्षा उनकी कीस्टोन हैबिट बन गई। एक और महत्वपूर्ण आदत है विल पावर यानी इच्छा शक्ति। वैज्ञानिक कहते हैं कि विल पावर एक मसल की तरह है। आप इसे जितना इस्तेमाल करते हैं उतना ही ये थक जाती है, लेकिन अगर आप इसे रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेन करें तो यह मजबूत हो जाती है। स्टारबक्स ने अपने एम्प्लॉइज को विल पावर ट्रेन करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। उन्होंने एम्प्लॉइज को सिखाया कि जब कोई गुस्से वाला कस्टमर आए तो यूज कैसे शांति से हैंडल करना है। इस ट्रेनिंग से उनकी विल पावर मसल मजबूत हुई, जिससे वो काम और अपनी निजी जिंदगी दोनों में बेहतर अनुशासन ला पाए। अक्सर बड़ी संस्थाओं या कंपनियों में आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें बदलना नामुमकिन सा लगता है। वहां हर कोई एक ही तरह से काम करता है क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ऐसे में बदलाव लाने का एक ही शक्तिशाली तरीका होता है, एक संकट या क्राइसिस। जब कोई कंपनी असफलता के कगार पर होती है या किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाती है, तब लोग बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बड़ा संकट पुरानी आदतों के आरंभ को तोड़ देता है और नए तरीकों को अपनाने का मौका देता है। लंदन अंडरग्राउंड के किंग्स क्रॉस स्टेशन पर 1987 में एक भयानक आग लगी थी। इस हादसे में 31 लोग मारे गए। जांच में पता चला कि
आग एक छोटी सी माचिस की तीली से शुरू हुई थी, लेकिन लंदन अंडरग्राउंड की खराब संगठनिक आदतों ने इसे एक बड़ी आपदा में बदल दिया। वहां के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे स्टेशन स्टाफ, टिकट कलेक्टर्स और मेंटेनेंस क्रू आपस में बात ही नहीं करते थे। हर डिपार्टमेंट का अपना काम करने का तरीका था और कोई भी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेता था। सुरक्षा किसी एक की जिम्मेदारी नहीं थी। इस हादसे ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। ये एक ऐसा संकट था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जांच के बाद एक नई रिपोर्ट आई जिसने पूरे संगठन को बदलने पर जोर दिया। डेसमंड फेनेल, जिन्होंने जांच का नेतृत्व किया, ने कहा कि पूरे कल्चर को बदलना होगा। उन्होंने एक नया नियम बनाया, अब से पूरे अंडरग्राउंड सिस्टम की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की होगी। इस एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन जरूरी हो गया। पावर स्ट्रक्चर्स टूट गए। संकट ने एक ऐसा मौका दिया जहां नेता पुरानी आदतों को तोड़कर नई आदतों को लागू कर सकते थे। लंदन अंडरग्राउंड ने अपनी पूरी काम करने की पद्धति को बदल दिया। उन्होंने सुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। इसे न सिर्फ सिस्टम सुरक्षित हुआ, बल्कि वो ज्यादा कुशल भी बन गया। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी एक बड़ा झटका जरूरी होता है। एक अच्छा नेता संकट को एक अवसर के रूप में देखता है, एक ऐसा अवसर जहां वो संगठन की बुनियादी आदतों को फिर से लिख सकता है और यूज एक बेहतर दिशा दे सकता है। आदतें सिर्फ व्यक्तिगत या संगठनिक नहीं होती, वो सामाजिक भी होती है। बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन और धार्मिक समूह इसलिए नहीं फैलते क्योंकि लोग अचानक उनके विचारों से सहमत हो जाते हैं। वो इसलिए फैलते हैं क्योंकि वो नई सामाजिक आदतों को जन्म देते हैं। ये आदतें लोगों को एक साथ लाती हैं और उन्हें एक समूह का हिस्सा होने का एहसास दिलाती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में सिविल राइट्स आंदोलन को सफल बनाने के लिए इसी शक्ति का इस्तेमाल किया। 1955 में रोसा पार्क्स, एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला, ने मॉन्टगोमरी, अलाबामा में एक बस में अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उनकी गिरफ्तारी ने बस बॉयकॉट आंदोलन को जन्म दिया। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ एक घटना की वजह से सफल नहीं हुआ। इसकी सफलता के पीछे सामाजिक आदतों का एक नेटवर्क था। उस समय ब्लैक कम्युनिटी के लिए चर्च एक सोशल हब था। लोग वहां सिर्फ प्रार्थना करने नहीं, बल्कि दोस्तों से मिलने, खबरें शेयर करने और एक दूसरे का समर्थन करने जाते थे। ये एक मजबूत सामाजिक आदत थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस मौजूदा सामाजिक आदत का इस्तेमाल किया। उन्होंने चर्चेस के नेटवर्क के जरिए बॉयकॉट का संदेश फैलाया। इसने लोगों को एक साथ आने और एकजुट होकर काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन किंग ने एक और कदम उठाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को अहिंसा की ट्रेनिंग दी। उन्होंने उन्हें सिखाया कि जब उन पर हमला हो या उनका अपमान किया जाए तो उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। उन्होंने गुस्से और हिंसा की पुरानी आदत को शांति और सहानुभूति की नई आदत से बदल दिया। यह नई आदत आंदोलन की पहचान बन गई। इसी तरह रिक वॉरेन के सैडलबैक चर्च ने भी सामाजिक आदतों का इस्तेमाल करके विकास किया। वॉरेन ने पाया कि लोग चर्च इसलिए नहीं आते कि उन्हें बस उपदेश सुनना है, वो एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने स्मॉल ग्रुप्स की आदत शुरू की। लोग हफ्ते में एक बार अपने घरों में छोटे समूहों में मिलते थे, जहां वो अपनी जिंदगी और अपनी समस्याओं के बारे में बात करते थे। इससे लोगों के बीच गहरे रिश्ते बने। ये सामाजिक आदत इतनी शक्तिशाली थी कि लोग चर्च से जुड़ने लगे। ये दिखाता है कि सामूहिक बदलाव के लिए लोगों को एक साथ लाने वाली आदतें बनानी पड़ती हैं। अब जब हम आदतों के विज्ञान को समझ गए हैं, तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। एक आदत को बदलना एक रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए एक सरल 4 चरण वाला फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी अपना सकता है। इस फ्रेमवर्क का मकसद है आपके आदत के चक्र को पहचानना और फिर यूज बदलने के लिए एक प्लान बनाना। यह आपको अपनी आदतों का मालिक बनाता है, गुलाम नहीं। यह आपको विश्वास दिलाता है कि बदलाव संभव है। पहला चरण है रूटीन को पहचानना। आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं? क्या आप रोज शाम को जंक फूड खाते हैं या काम के बीच में सोशल मीडिया चेक करते हैं? अपनी आदत को स्पष्ट रूप से लिख लें। जैसे, मैं हर दोपहर 3 बजे ऑफिस की कैफेटेरिया जाकर कुकी खाता हूँ। इसके बाद इस रूटीन से जुड़े क्यू और रिवॉर्ड को खोजने का काम शुरू होता है। इसके लिए आपको थोड़ा डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। दूसरा चरण है रिवॉर्ड के साथ प्रयोग करना।
जब आपको कुकी खाने की तलब हो तो कुछ अलग करके देखें। एक दिन कुकी की जगह वॉक पर चले जाएं। दूसरे दिन किसी साथी से 5 मिनट बात करें। तीसरे दिन एक कप ग्रीन टी पिएं। हर बार 15 मिनट बाद अपने आप से पूछें, क्या मुझे अभी भी कुकी की तलब हो रही है? इससे आपको पता चलेगा कि आप असल में किस चीज की चाहत रखते हैं। क्या वो कुकी की मिठास है, या काम से ब्रेक, या लोगों से बात करना? तीसरा चरण है कुएं को अलग करना। हर आदत का ट्रिगर इन 5 चीजों में से एक होता है। जगह, समय, भावनात्मक स्थिति, दूसरे लोग, या ठीक पहले किया गया काम। जब भी आपको आदत की तलब हो तो इन 5 चीजों को एक कागज पर लिखें। मैं कहाँ हूं? कैफेटेरिया। समय क्या है? 3:10। मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? बोर्ड। मेरे आसपास कौन है? कोई नहीं। इसे ठीक पहले मैं क्या कर रहा था? ईमेल का जवाब दे रहा था। कुछ दिन ऐसा करने से आपको पैटर्न दिखने लगेगा और आपको अपना असली कुएं मिल जाएगा। चौथा और आखिरी चरण है एक प्लान बनाना। अब आपके पास सारी जानकारी है। आप अपना कुएं जानते हैं, आप अपना रिवॉर्ड जानते हैं, और आपने एक नया रूटीन भी चुन लिया है। अब एक प्लान लिखें। जब दोपहर के 3 बजेंगे तो मैं अपनी डेस्क से उठकर अपने दोस्त से 10 मिनट बात करूंगा, ताकि मुझे सोशल ब्रेक मिल सके। शुरू में इस प्लान को फॉलो करना मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार जब आप सफल होंगे, आपकी नई आदत मजबूत होती जाएगी। सबसे जरूरी है विश्वास रखना कि आप बदल सकते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आदत कैसे काम करती है, तो आपके पास यूज बदलने की शक्ति आ जाती है।